दोस्तों फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने ये कहानी के साथ। जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की है, एक ऑफिस में काम किया करती थी और उसी सा वो रास्ते पे एक और ऑफिस होता है जहाँ पर एक लड़का काम करते थे। अब दोनों एक ही मोहल्ले से आते थे, वो लड़का भी उस मोहल्ले से आते थे और ये लड़की भी उसी मोहल्ले से आती थी। अब ऑफिस भी एक ही जगह में था, अक्सर टाइमिंग जो है ऑफिस का एक ही होता है, अक्सर रास्ते में मुलाकात होते थे। मोहल्ले में भी रहते थे तो थोड़ा बहुत मुलाकात होती थी, लेकिन जब ऑफिस आना जाना करते हैं दोनों का जो अक्सर मुलाकात होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख कर पहले हंसते हैं, मुस्कुराता है, फिर धीरे धीरे हाय हेलो शुरू होते होते दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्ती गहराता है तो दोनों साथ में चलने लगता है, यहाँ तक कि नंबर भी एक्सचेंज हो गया। जब भी वो घर से निकलती या घर से निकलता, दोनों एक दूसरे को फ़ोन कर रहे, अरे चलो रेडी हो गए, चलो दोनों साथ में चलते हैं। कभी कभार एक ही लड़की स्कूटी चलाती थी और लड़का बाइक चलाता था। कभी लड़के के बाइक पे वो बैठ के चली जाती तो कभी लड़की के स्कूटी में वो खुद बैठ जाते थे। अब दोनों एक ही मोहल्ले में काम करते थे, ऑफिस अलग अलग था। यूं ही करते करते जब समय बीतते गया, धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है अब ये रिश्ता प्यार में बदल जाती है। जब प्यार हो जाता है अब दोनों में कोई रोक टोक नहीं होता। दोनों एक जो कपल होता है उस तरीके से वो लोग रह रहे थे। सबको पता है जो एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब वो ऑफिस का एरिया से लेकर जिस जगह पे वो लोग रहते थे, जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में भी खबर लगा। यही दिन चल रहा था, इसी बीच इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। तभी उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में लोग का ऑफिस थे, उस मोहल्ले में एक भिकार में जो भीख मांगने वाला होता है, भिखारी, वो भीख मांगने आता था। हफ्ते में 2-3 दिन आ ही जाता था ऑफिस के दरवाजा पे। पर वो लड़की जिस ऑफिस में काम करती थी उस भीख मांगने वाले का इंतज़ार करती थी, क्योंकि वो भीख मांगने वाला जो है बुजुर्ग इंसान होता है, 58 साल का होता है। ये लड़की इसलिए इंतज़ार करती थी क्योंकि वो जो मांगने वाला है, जैसे उसे ये लड़की क्या कोई भी पैसा देता, थोड़ा बहुत हाथ में कुछ थमाता, दुआएं बहुत देता है, आशीर्वाद बहुत देता है। इसीलिए वो लड़की जो है उस भीख मांगने वाले का इंतज़ार करती है, जो भीख मांगने वाला आज आए क्यों नहीं, इतने टाइम पे तो आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस भीख मांगने वाले से इस लड़की का एक रिश्ता बन गया था। जब भी वो दुआएं देते, इसका दिन भी अच्छा जाता। तो यही सब चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन वो लड़की, जब वो भीख मांगने वाला आया, भिखारी, वो पैसा देने बाहर निकली ऑफिस से, देखते हैं कि भिखारी देखता है कि ये लड़की जो है बहुत ही उदास है और उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं, यानी रो रही थी, थोड़ा बहुत सामने से ही मालूम पड़ रहा था। तो भिखारी जो है पूछने लगा, जो क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या, क्या परेशानी है, घर में कुछ टेंशन हो गया क्या? तो लड़की कहती नहीं अंकल कुछ नहीं। वो कुछ नहीं करके वो पैसा थमाते हैं। अभी भिखारी है, वो ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते। वो अंदर चली जाती है ऑफिस में, लेकिन ये भिखारी जो है दरवाजे से हिला नहीं, चुपचाप वहीं पे बैठ गया। वैसे तो पैसा मिलता तुरंत वहां से चले जाते, लेकिन वहीं पे वो रुक गया। अब वो लड़की अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद झांक के दिखती है भिखारी अभी तक गया क्यों नहीं। बार बार वो हर 5 मिनट में पलट के देखती है कि भिखारी जो है टिक टिकाई उसी की तरफ देख रहे हैं। अब वो लड़की से रहा नहीं जाते। लड़की बाहर आती है और कहती बाबा आप क्यों अब तक यहाँ पे बैठे हो? भिखारी कहता बेटा आप मेरा कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तुम्हें उदास आज तक नहीं देखा, तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा। और जो लड़की मुझे हर दिन पैसा दिया करता है, जिसके दर से मैं कभी खाली नहीं गया, आज वो परेशान में है, उलझन में है, रो रही है। और मैं ऐसा इंसान हूँ, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया जो मैं हक से पूछ भी नहीं सकते तुमसे, जो तुम्हें बताना पड़ेगा आखिर मजबूरी क्या है, वजह क्या है। इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा जो कहीं जाने का। लड़की सोचती है देखो मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग, इतने कलीग काम करता है, किसी ने इस तरीके से पूछा नहीं, अपनापन जता कर पूछा नहीं, लेकिन भीख मांगने वाला मुझे इस तरीके से पूछ रहा है जैसा मेरा पेरेंट्स हो। वो लड़की भी थोड़ा खामोश होती है और कहती है बाबा मैं आपको सारी बात बताऊंगी, ज़रा मैं परेशान तो हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं आपको कल बताती हूँ। लेकिन मैं ऑफिस में नहीं बता सकती, आप एक काम करना, उसके ऑफिस में आने से पहले एक गार्डन जैसा होता है, जो आप वहाँ पर कल मिलना, मैं आते टाइम आपको बताऊँगा।
अब वो लड़की कहती है मैं आपसे सारे बात बता दूंगी। भिखारी वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद दूसरा ही दिन जब उसको घर से निकालना होता है, लड़की को याद था भिखारी वादे का पक्का है, अच्छा इंसान है, तो इसीलिए ज़रूर पार्क में इंतज़ार कर रहा होगा। और बिल्कुल वैसे ही होता है। जब वो लड़की आ रही थी पार्क में, जहाँ मिलने की बात हुआ था उसी रास्ते से आना था, तो देखा कि वो भिखारी जो है एक अच्छा सा कपड़ा पहन के वहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहा है। लड़की आती है, स्कूटी से आ रही थी, स्कूटी रुकती है और उस भिखारी के पास जाकर, उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बैठती है। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ मंगाने की बात करता है, जो बेटा कुछ शरबत वगैरह पी लो, जूस पी लो। लेकिन वो लड़की कहती नहीं बाबा, मेरा टाइमिंग हो रहा है, मैं आपको बताई थी इस जगह पे मिलूंगी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई। आप कब से बैठे हो? भिखारी कहता है करीब 1 घंटा हो गया। सालू अब सब कुछ उस भिखारी को बता देता है। जो भीख मांगने वाला होता है उनका नाम होता है संतोष, 58 साल का व्यक्ति होता है। बताने के बाद वो भिखारी जो है, सालू की पूरी बात सुनने के बाद सालू को कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम एक दिन मेरे कमरे में चलो। सालू इस बात को भी मान लेते हैं। एक दिन तय होता है, सालू उस भिखारी के कमरे में जाता है। उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी होता है, हर कोई हैरान हो जाता है, जो कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टोरी बाय रहमान पर इस वीडियो को अपलोड करूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के बारे में बताना है, आप कहाँ से वीडियो देखते हो आपके बारे में बताना है, या फिर मेरे बारे में कुछ बताना है, क्या मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए इसके बारे में भी बताना है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी है दिल्ली का। दिल्ली में बहुत सारे हर जगह में ऑफिस बना हुआ है। तो एक ऑफिस में एक लड़की काम करती थी। लड़की का नाम होता है सालू, 24 साल की होता है। अब वो 24 साल की लड़की जो है, दिन भर वो वहाँ पे ड्यूटी करते थे, सुबह से लेकर शाम तक स्कूटी से आना जाना करती थी, एक मोहल्ले से में आती थी। अब उस इलाका में बहुत सारे ऑफिस, अलग अलग कंपनी का ऑफिस है। सालू की एक मोहल्ले से एक लड़का भी आता था। लड़के का नाम होता है नितिन। नितिन दूसरे कंपनी में काम करता, दूसरा ऑफिस में काम करता, लेकिन ऑफिस जो है उसी एरिया में होता है जिस एरिया में सालू का कंपनी थी, ऑफिस थी। अब वहाँ पे सारे ऑफिस का लाइन होता है, लेकिन एक भिखारी होता है। भिखारी का नाम होता है संतोष, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, 58 साल उम्र होता है। भिखारी हर हफ्ते में कम से कम 3 दिन उसका फिक्स था उस भिखारी का, ये ऑफिस के दरवाजे पे जाता है, जाने के बाद भीख मांगता है। कई सारे जो ऑफिस में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ लोग तो परमानेंट देता ही था भीख, 2 रुपये 4 रुपये जो भी जिससे होता है। लेकिन सालू जो थी, इस संतोष भिखारी जैसे ही आते हैं, उसको पता था जो आज सोमवार है, परसों बुधवार को अभी आएगा और फ्राइडे को भी आते हैं। इसीलिए उस दिन वो सालू खुद कहीं से भी 5 रुपया छुट्टा करके अपने पर्स में ज़रूर रखती। जो भिखारी आएगा, वो अंकल आएंगे, मैं उनको ये 5 रुपये दूंगी। ये सिलसिला जो है कई दिनों से चलते आ रहा था, बल्कि सालों से चल के आ रहा था। एक दिन भिखारी जो है दरवाजे के पास जाते हैं, सालू देखती है जो अंकल आ चुका है। सालू भीख देने आते हैं, भीख देने आती है बाहर, क्योंकि गेट के बाहर ही वो रहते हैं, भिखारी तो ऐसा अंदर जा नहीं सकते। सालू आती है, 5 रुपये थमाते हैं। भिखारी के नज़र जैसे सालू के ऊपर पड़ते हैं, भिखारी उदास हो जाता है, क्योंकि सालू उस दिन रो रही थी और उससे पहले सालू को कभी रोते हुए देखा नहीं भिखारी। सालू हमेशा मुस्कुराती, हंसते, बातें करते, लेकिन उस दिन वो बहुत उदास भी थी और उसके आंख में आंसू थे। इस वजह से वो भिखारी जो है, संतोष रहा नहीं गया। संतोष ने पूछ लिया, जो बेटा क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, घर में कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस में किसी के साथ कुछ हो गया? सालू कहती है नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। तो संतोष जो है बहुत सारी दुआएं देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन संतोष को बड़ी उलझन होने लगी कि सालू आखिर आज रो क्यों रही है। इस वजह से सालू से कई मरतबा पूछा, लेकिन सालू ने इनकार कर दिया, नहीं बाबा कुछ नहीं, आप जाइए। अब सालू अंदर चली जाती है, लेकिन भिखारी जो है वहीं पे बैठा रहता है संतोष। ऐसे तो तुरंत पैसा मिलने के बाद दूसरे दरवाजे पे चले जाते थे, लेकिन उस दिन सालू को रोते हुए देखा और वहीं पे बैठे रह गया।
सालू अंदर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद सालू की नज़र जब बाहर पड़ती है, कांच का गेट था, तो देखते हैं कि संतोष अंकल अभी भी बाहर बैठे हुए हैं और उधर ही टिकटिकाई लगाए उसी की तरफ नजर है। सालू समझ नहीं पाई, आखिर बाबा आज अभी तक क्यों बैठे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ मुंह कर लेते, अपने काम करते, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वो पलट के देखती है कि संतोष अंकल बैठे हैं और उसी की तरफ नजर लगा। आप सालू से रहा नहीं जाते। सालू बाहर आते, आके पूछते हैं, बाबा क्या हो गया, आज यहाँ पे आप यहाँ से गए भी नहीं और मेरी तरफ देख रहे हो, बात क्या है। संतोष कहता है, बात मेरा नहीं बेटा, बात तो तुम्हारे है। तुम क्यों आज इतने उदास हो और तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते। तो सालू एकदम भावुक सी हो जाती है, जो मेरे ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, मेरा इतना कलीग है, किसी ने ऐसा नहीं पूछा। ये तो ऐसा पूछ रहे जैसे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे माँ बाप हो। और ये भिखारी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हमेशा दुआई देते थे, चाहे पैसा दो या ना दो, हमेशा दुआ और आशीर्वाद देते थे। सालू का इनके यही अच्छाई भाते थे इनके लिए, इसीलिए इन भिखारी के लिए वो छुट्टा ज़रूर लेके आते, और हर जब भी आते वो कभी भी खाली नहीं छोड़ते, ज़रूर पैसा देते। अब संतोष जब बार बार पूछ रहा था, जा नहीं रहा था, तो सालू कहते हैं, बात ही कुछ ऐसा है बाबा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकती, तो मैं आपको कल बताऊंगी। जो हम लोग आते टाइम जो रास्ते में वो पार्क होता है, उस पार्क के पास आप कल रहना, क्योंकि वो भिखारी जो है कभी कभार उस पार्क के पास भी बैठे रहते। सालू ने देखा, गौर किया, उसी रास्ते से वो आती है स्कूटी से। तो कहते हैं, बाबा सुबह के टाइम आप जो वहाँ पे पार्क में बैठे रहे, तो मैं उसी रास्ते से आती हूँ, तो मैं आपको कल बताती हूँ उस जगह पर, यहाँ पे बताना संभव नहीं, आप यहाँ से प्लीज़ जाइए। संतोष इस बात को सुनने के बाद वहाँ से चले जाते और सीधा घर चले जाते, और कहीं जगह पे किसी दरवाजे पे खटखटाता नहीं, भीख नहीं मांगता, कल का इंतजार करने लगता है। कल जैसे ही होता है सुबह वो उसी गार्डन के पास जाता है, लेकिन आज भीख मांगने के लिए नहीं निकलता, बल्कि अच्छा सा एक कपड़ा पहन के उस गार्डन पे एक बेंच पर वेट कर रहा था। सालू को ऑफिस आने का टाइम हुआ, सालू स्कूटी से ऑफिस आ रही थी। सालू को भी पता था, जो मैं उस अंकल को, संतोष अंकल को वादा किया हूँ उस पार्क में मिलने का है, बात करने का है, बताना है अपने साथ क्या हुआ। सालू भी देखती है कि वाकई अंकल का अच्छा सा कपड़ा पहन के बैठे। सालू स्कूटी रुकती है, अंकल के पास जाकर बैठती है। अंकल पूछता है, बेटा कुछ जूस वूस पियोगे, शरबत पियोगे। सालू कहते नहीं बाबा। सालू करीब बैठते एकदम, बैठने के बाद संतोष अंकल को सब कुछ बताते, उसके पास उसके साथ जो कुछ भी हुआ था और किसने किया था, किस वजह से वो रो रहे थे। सब कुछ सुनने के बाद संतोष कहता है, बस इतनी सी बात है, जो इसका सोल्यूशन है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका सॉल्व कर दूंगा, बस तुम टाइम निकाल के एक दिन मेरे घर आ जाओ। सालू इस बात को मान जाती है। संतोष अंकल का बात सुनकर एक दिन तय होता है। दिन तय होने के बाद सालू जो है संतोष के घर चले जाते हैं, संतोष के कमरे में चले जाते, उस भीख मांगने वाले के कमरे में चले जाते। फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर जो कुछ भी होता है वाकई हर कोई को हैरान कर देगा। दरअसल सालू बताती है, जो अंकल एक लड़का है, नाम है नितिन, 24 साल उम्र होता है, मेरे इलाका में रहता है, मैं जिस इलाका में रहती हूँ उसका भी घर उसी जगह पर है। वो आगे ऑफिस में काम करता है, ऑफिस का नाम बताता है। संतोष अंकल वहाँ पर भी जाता है। जैसे नितिन नाम बताया, संतोष को पता था नितिन उस ऑफिस में काम करता है, क्योंकि संतोष का काम ही था ऑफिस के दरवाजे पे जाना, भीख मांगना, और सालों से ये सब काम करते आ रहे हैं, तो इसीलिए नाम से भी कई लोगों को वो जानते थे। सालू बताती है, जो वो मेरी इलाका में रहती है, और दोनों साथ में आना जाना करते करते दोस्ती हुआ, फिर प्यार हुआ, प्यार आगे बढ़ा, परवन चढ़ा, फिर हम दोनों मिलने लगे। इसी मिलने के दौरान जो है वो मेरा कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस बनाया, हम दोनों जब साथ में थे। अब वो उस वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुम इस वीडियो और फोटोज़ को वायरल होने से बचाना चाहते हो, तो इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, 3-4 मरतबा मैं दे चुकी हूँ, लेकिन अब की बार मैं इस वजह से परेशान हूँ। उसने 1,00,000 रुपये का डिमांड किया। अब 1,00,000 रुपये मैं कहाँ से दे पाऊँगी? मैं खुद 12,000 रुपये सैलरी का कमाती हूँ, और 1,00,000 रुपये मैं कहाँ से दे पाऊँगी? उसी से मैं घर वाले को भी देती हूँ पैसा, उसी से मेरा थोड़ा बहुत खर्चा चलता है, लेकिन 1,00,000 एक साथ इकट्ठा मैं कैसे दे पाऊँगी? नहीं तो वो कहते हैं, अगर नहीं दोगे
तो तुम्हारे साथ जो वीडियोस बनाया, फ़ोटोज़ खींचा, ये मैं वायरल कर दूँगा, तुम्हारे घरवाले को भेज दूँगा। बस इसी से परेशान हूँ। संतोष कहता है बस इतनी सी बात है, तो ऐसे ही वो करने दो, वो क्या कर लेगा? फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर लेगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन सालू कहते नहीं बाबा, वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कुछ ऐसे नॉर्मल फ़ोटो नहीं है, बल्कि प्राइवेट फ़ोटो है, तो इस वजह से मैं डर रही हूँ। संतोष समझ जाता है। संतोष कहता है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं नितिन को जानता हूँ, और तुम एक काम करो, नितिन को जो है मेरे कमरे में बुलाओ। ये सब उस पार्क में बैठ के जब सालू ने सारी बात संतोष भिखारी को बताया था, तब भिखारी ने आइडिया देता जो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँगा, ऑफिस में जाके तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तेरी इज्जत पे आ जाएगा, तो इसीलिए सारे लोग जान जाएंगे जो कि इस वजह से चिल्लम चिल्ली हो रहा है। इसीलिए बेटा इस मामले को जो है, इस मैटर को जो है, हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम एक दिन जो है उस नितिन को फ़ोन करके बोलो जो हाँ तुम्हारा पैसा रेडी है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले में नहीं दे सकती, मेरा एक सहेली का घर है, उस घर में आओ, वो गवाह रहेगा जो हाँ मैंने तुमको पैसा दिया, और उसके बदले में तुम सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करोगे। मेरे कमरे में बुलाने के लिए उसे बुलाओ और वहाँ पे मिलते हैं, मैं गवाह रहूँगा। सालू इस बात को मान जाता है, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? संतोष इस पर कहता है बेटा पैसे की फिक्र मत करो, पैसा का इंतजाम हो जाएगा, पहले तुम उसे बुलाओ तो सही, मैं बात करूँगा। सालू इस बात को सुनने के बाद, संतोष अंकल का बात सुनने के बाद, नितिन को फ़ोन करती है और कहती है जो इस डेट पे इस घर पर मिलो, मेरी सहेली का कमरा है, क्योंकि वो गवाह रहेगी, नहीं तो तुम बाद में मुकर जाओगे, और उसी के सामने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट करना है। तय मुताबिक, दिन के मुताबिक नितिन वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद अब सालू वहाँ पे बैठी थी, सालू को देखते, सालू रोए जा रही थी, सालू तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बहुत गुस्से में आग बबूला थी। नितिन आते, नितिन का चेहरा भी वो देखना नहीं चाहती है, जिसे वो प्यार करती थी, जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताने का सपना सजा रही थी, सपना देख रही थी, उसको सब कुछ अपना सौंप चुकी थी, वही लड़का अब इसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसीलिए उसकी तरफ नज़र भी नहीं उठा रहे। अब नितिन कहता है कहाँ है पैसा, कहाँ है तुम्हारे सहेली? इतने में संतोष बाहर आ जाता है। संतोष क्योंकि एक जगह में छुपा हुआ था, संतोष बाहर आ जाता है। संतोष को देखते ही नितिन कहता है अरे संतोष अंकल, आप यहाँ पे कैसे? संतोष कहता है मेरी बात छोड़, तू सबसे पहले ये बात बता, ये घर मेरा ही है, तू डर मत, ये घर मेरा है। मैं तुझे बेटा कहता था ना, सालू वैसे ही मेरी बेटी भी है, सालू मेरी लड़की जैसे है। तूने सालू के साथ ये क्या किया? तू सालू को प्यार करता था और सालू से तू ब्लैकमेल कर रहा है। तो इतना नीच है, इतना घटिया है, इतना गिर सकता है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। तो तेरे अंदर एक शैतान छुपा हुआ है। संतोष ने बहुत कुछ, जितना दुआई दिया था उतने ही ज़्यादा उसको कोस रहे थे। जो मैं तुझे, तू जो मुझे पैसा देता था, मैं हमेशा तुझे दुआ देता था, तूने ऐसा मैं किया इस बेटी के साथ, इस लड़की के साथ। नितिन का भी आंख में आंसू आ जाता है। नितिन आंखें नीचे करके कहते हैं संतोष अंकल, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति को भले ही भिखारी था, भीख मांगता था, लेकिन सारे लोग मानते थे, बहुत नेक इंसान था। अब नितिन आंखें नीचे करता है, रोने लगता है और कहता है संतोष अंकल, मेरा मजबूरी था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सालू से बहुत आज भी प्यार करता हूँ। इसी बात को सुनने के बाद सालू उठती है और उठ कर जाकर नितिन के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मार देती है और कहते हैं प्यार का नाम बिल्कुल मत लेना। नितिन चुपचाप मार खाती है। संतोष रुकते हैं, बेटा तुम बैठो, रुको, आखिर क्या बात है, तू बता, आखिर तू इसे क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? अगर तेरा ये पैसा है, एक थैली था संतोष के हाथ में, और संतोष कहता है ये ले, इसमें 70,000 रुपये है, ये पैसा मेरा है, और ये सारे पैसा तू रख ले और मेरे सामने फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दे। आज के बाद तू अपना मनुष्य चेहरा ना मुझे दिखाना, ना अब मेरे इस बच्ची को दिखाना। तेरी वजह से मेरी बच्ची का हाल देख क्या हो गया, कैसे हंसते खिलती चेहरा थी, आज देख तेरी वजह से ऐसा हो गया। सालू रोए जा रही थी और सालू कह रहे बाबा आप अपना पैसा क्यों दे रहे हो? संतोष कहता है बेटा, जो पैसा तुम लोगों ने दिया था, आज मैं इकट्ठा करके रखा था, वही पैसा तुम लोगों का काम आया, इसमें मैं बहुत खुश हूँ बेटा। पैसा तो हज़ारों मिल जाएगा, लेकिन इज्जत चले जाएगा बेटा, कभी नहीं मिलेगी, कभी लौट कर नहीं आएगा, तुम बदनाम हो जाओगे। तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हो, मैं तुम 24 साल की हो, इस हैवान की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बनते जा रहा है। ये ले, तू पैसा ले और सबसे पहले फ़ोटो और वीडियोस डिलीट कर। नितिन संतोष के पैर पकड़ता है, कहता है अंकल
मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सालू तो रोए जा रही थी। संतोष कहता अच्छा बता, क्या बताना चाहता है बता। नितिन बात बताता है जो दरअसल कुछ लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा है और पैसा का डिमांड कर रहा है, क्योंकि गलती मेरी थी। वो लोग बुकी है जो जुआ खिलवाता है, मैं उन लोग के चक्कर में आया और आने के बाद मैं जुआ खेलता था। जुआ में मेरा कर्ज हो गया और उसी कर्जे को चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन वो लोग बार बार दबाव दे रहे थे और मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, अगर तू पैसा नहीं दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। और वो लोग बहुत खतरनाक है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं सालू से पैसा मांगने लगा। जब सालू को अब पैसा मांगने लगा तो सालू को मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के नाम से उसे पैसा मांगने लगा। वो थोड़ा बहुत पैसा देती, मैं उन लोगों को जाके दे देता। मेरा जो 15,000 सैलरी है, मेरा घर परिवार उसी से चलता है। अगर मैं उस पैसा को इन लोगों को दे देता, सैलरी का पैसा, क्योंकि मेरा कर्जा ज़्यादा था, तो मेरा घर वाले भूखे मर जाते। मैं तो बस इस चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, जो जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊंगा और मेरे पास पैसा आ जाएगा और इस पैसा से मैं घर बनाऊंगा, मेरे घर वाले का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और मैं सालू से शादी करूंगा। लेकिन मेरी आदत के वजह से, मेरी जुआ के वजह से मैं बर्बाद हो गया। संतोष इसमें कहता है तू कैसा लड़का है रे, तू जिससे प्यार करता है, जिसके साथ तू शादी करना चाहता है, उसी को तू ब्लैकमेल कर रहा है, तू इसे प्यार कहता है? तू तो बस धोखेबाज निकला और तू इसके साथ प्यार नहीं बल्कि ये नाटक है। नितिन कहता नहीं अंकल, ये मेरा सच्चा प्यार है, आप यकीन मानो। तो संतोष कहता अगर तेरा सच्चा प्यार है तो तू उसका फोटोज वीडियोस धमकी दे रहा था डिलीट उसको वायरल करने का। इसमें नितिन कहता नहीं अंकल, मेरे पास तो इसका कोई फोटोज भी नहीं है, कोई वीडियोस भी नहीं है। सालू कहते नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास फोटो है, वीडियो है। तब नितिन कहता है जो नहीं, आप चेक कर लीजिए, मेरे मोबाइल आपके हाथ में दे देता, आप चेक कर लो, खुद देख लो। क्योंकि जिस दिन से ये जुआरी लोग, जो बुकी लोग मुझे धमकी देने लगा, मुझे लगा उससे पहले तब तो फोटो भी था, वीडियो भी था हम दोनों का, लेकिन जब वो लोग धमकी देने लगा मुझे डर हो गया, अगर उन लोग मोबाइल छीन लिया, मोबाइल चेक करेंगे तो हम दोनों का जो भी वीडियो से फ़ोटोज़ उन लोग के सामने आएगा, फिर मैं फंस सकता हूँ और सालू भी बदनाम हो सकती। इसीलिए मैं उसी दिन सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ में डिलीट कर दिया। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं सालू से पैसा का डिमांड कर रहा था। इतने में सालू और ज़्यादा रोती है और कहती है तुम मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते थे, बस तुम तो बस मेरा इस्तेमाल किया। संतोष पूरी बात समझता है और संतोष कहता ठीक है, ये ले 70,000 ले और तू यहाँ से चला जा, और जिससे भी तूने कर्ज लिया है, जो भी तेरा बुकी लोग है, उसको पैसा दे दे और आइंदा कभी हम लोगों के नज़र में मत आना। नितिन दोनों से माफ़ी मांगता है, सालू का भी पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सालू से माफ़ नहीं करते, पीछे पलट जाते, उसकी तरफ देखती भी नहीं। और संतोष अंकल को कहती है जो अंकल इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। नितिन वहाँ से चले तो जाते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। उसके बाद सालू कहते हैं बाबा आपने जो आज मेरे लिए किया, मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन आपके पैसा मैं जब तक नहीं चुकाती तब तक मैं चैन नहीं पाऊंगी। संतोष कहता बेटा मेरा पैसा का फिक्र मत कर, बस तू अपने ऊपर ध्यान रख और ऐसे ही लड़कों से विश्वास करना, और चलो प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन शादी से पहले किसी जगह में मिलना, तस्वीरें खिंचवाना और वीडियोस बनाना, ये सबसे बेटा परहेज कर, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। नितिन की सोच, नितिन क्या था और क्या बन गया। भले ही वो मजबूरी के तहत कर रहा था, लेकिन निशाना तो तुझे ही साधा ना, इसीलिए ऐसा लड़कों से बचने की कोशिश कर बेटा। अब समझाते हैं। फिर उसके बाद सालू भी वहाँ से चली जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद, करीब साल 1.5 साल के बाद, नितिन जो है एक साथ पूरा पैसा करीब ₹1,00,000 लेकर आता है। आने के बाद संतोष को 70,000 रुपये जो दिया था वो रिटर्न करता है, और सालू से जो पैसा लिया था 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, टोटल 35,000 संतोष अंकल के हाथ में देता है और कहता है ये सालू का पैसा है, आप उसे भी लौटा दीजिएगा और मेरी तरफ से उसे माफ़ी मांग लीजिएगा। जो भले ही वो मेरा सामना नहीं करना चाहती है, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं उसे वाकई सच्चा प्यार करता था। उस समय जो है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग भ्रष्ट, उस काम को करने के लिए मैं
मजबूर हो गया था, मेरी तरफ से उसे माफ़ी माँग लेना और मुझे माफ़ करने के लिए कह देना। भिखारी दोनों पैसा ले लेते हैं, अपने पैसा ले लेता है और उसके बाद उस 35,000 को लेकर दूसरे ही दिन सालू के ऑफिस के दरवाजे के पास जाते हैं और जाने के बाद सालू से बातचीत कर रहा और 35,000 रुपये देता है और कहता है, नितिन आया था, नितिन ने मेरा पैसा भी लौटा दिया और ये बेटा तूने जो पैसा दिया था कुछ 35,000 रुपये वो दिया है और देने के बाद कहा जो इस पैसे को सालू को लौटा देना। वो बहुत दुखी है बेटा, उससे वाकई गलती हुआ था, आज गलती का एहसास कर रहे हैं। अगर तू माफ़ करना चाहती है तो माफ़ कर सकती हो, तेरे ऊपर है बेटा, मैं तुझ पर प्रेशर नहीं करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नितिन जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया था, बल्कि वो मजबूरी के तहत किया था। उसके बाद सालू पैसा तो ले लेती है, लेकिन उसका विश्वास नहीं हुआ था। उसके जो चोट पहुंचाया था, उसको जो धमकियाँ दिया था, उससे जो पैसा ले रहा था, सालू का दिल टूट चुका था उसके ऊपर। सालू अपना पैसा तो ले लेती है, लेकिन नितिन को माफ़ कर देती है, लेकिन नितिन से ना तो बातचीत करती है, ना उससे मुलाकात करती है। तो ये रही वो कहानी। उसके बाद सालू किसी लड़के के साथ उसके घर वाले ने उसका शादी करवा देते हैं। तो ये वो पूरा कहानी है। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।